ये एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट बहुत ज्यादा डैमेज होगा। और हम्म। मैं तो डे वन से जब जंग शुरू हुई थी तो मैं दोनों साइड को अप्रिशिएट कर रहा था, ईरान को भी कि उन्होंने कन्फाइन किया है, कम से कम ऑल आउट नहीं छेड़ा। और खास तौर पे जीसीसी के तमाम ममालिक, पर्टिकुलरली सऊदी अरब और बाकी मुल्कों ने जिनके पास कैपेसिटी है हिट बैक करने की, तो उन्होंने बहुत मेच्योरिटी और ग्रेस दिखाया था। और आई एम हम्म। श्योर उसकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री की लीडरशिप है उनका भी बहुत बड़ा रोल है हम्म। उनको रिफ्रेन कराने में और उनको ये समझाने में कि अगर ये जंग आपस में हमने शुरू कर दी तो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन नेतन्याहू करेगा, क्योंकि वो हम्म। चाहेगा कि इस वक्त मुसलमान मुल्क लड़ पड़े और ये रीजनली डिस्टेबलाइज एक दूसरे को करना शुरू हो जाए, बजाय इसराइल को वहां से 1500-1600 किलोमीटर दूर से आकर ये अपना जो रोल कर रहा है नेगेटिव किस्म का। तो आई हम्म। थिंक ये नेतन्याहू की डिजाइन को फिट बैठती है जितनी मुसलमान मुल्कों के दरमियान एस्केलेशन होगी। तो आई थिंक ईरान को बहुत क्लियर ड्रॉ करनी चाहिए इस तरह की लाइन, क्योंकि इस एस्केलेशन की तरफ जाने में ईरान का अपना भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हम्म। मुस्लिम उम्मा का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और सिवाय इसराइल के और किसी को खुशी नहीं होगी। बिल्कुल। अभी हमारे आईएसपीआर की तरफ से भी प्रेस रिलीज आ गई भी है कि सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत की गई है और ये भी कहा गया है कि गैर ज़रूरी कशीदगी बढ़ाई गई है ईरान की जानिब से। ईरान के इस इक़दाम के बाद अब पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि हमारा सऊदीया के साथ दिफाई मुआहिदा भी है। अगर अरब ममालिक भी जवाब देने पर आ गए तो पाकिस्तान को फिर बाकायदा अपने मुआहिदे की पासदारी करनी होगी। ऐसी सूरत में ईरान तो फिर अकेला रह जाएगा। जी शाजिया, बिल्कुल ईरान ने ये सोचना है कि जो एक उसका एक कंफर्ट लेवल इन तमाम ममालिक के साथ है, और हम्म। खास तौर पर आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, तो हमारे लिए तो एक बड़ा प्राउड मूवमेंट ये रहा है कि तमाम फ्रीकैन ने हम पर ट्रस्ट किया है, तभी ये हम्म। मुज़ाकरात चल रहे थे। और टाइमिंग बहुत गलत है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और तुर्की और दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं वो बड़े एक्टिवली, हम्म। पर्टिकुलरली पाकिस्तान, अब तो नाम दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जाएगा इस एग्रीमेंट को। तो ऐसे मौके के ऊपर ऐसा अंडरमाइन कर देना एक एक्शन करके, आई थिंक ईरान ने कुछ नहीं टेक होम, जिसको कहते हैं ना, क्या बेनिफिट लिया होगा एक ऑयल हम्म। रिफाइनरी या तेल की तस्नीबात को अगर कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल उससे कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल किया है। लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है एक हमला करने से, जिसके चंद ड्रोन मारे हों या चंद मिसाइल्स मारे हों, तो हम्म। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और जो एक गुडविल है ईरान की, जो इन हालात के अंदर उसने मेंटेन की है, और पाकिस्तान खास तौर पर जिस तरह एक्टिवली इन्वॉल्व कर रहा है, सबको वैल्यू करके एंगेज कर रहा है, लेकिन ईरान खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर रहा है इस तरह की हरकत कर। क्या ईरान खुद ही ये मुज़ाकरात नहीं चाहता और जंग को जानबूझकर अरब ममालिक तक फैला रहा है, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब भी धमकियों से बाज नहीं आ रहे। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुडे इफ ईरान डजंट मेक एनी डील। और वो ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो, और ये क्या होने वाला है वो आज रात को पता चल जाएगा। तो आप पूरी सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज करते हैं? क्या जंग फैल रही है पूरे खित्ते में? बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपने इनवाइट किया। देखिए, दोनों बातें बहुत अफसोसनाक हैं, और हम दुआ कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह बाकी बातों में जो कहते हैं वो नहीं किया करते आमतौर पर, वो ये भी ना करें। हम्म। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिकन फोर्सेस की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है डिस्ट्रक्शन करने की, और खास तौर पर अब वो सिविलियन कैजुअलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक फैसिलिटीज को टारगेट करने पर उतरे हैं। हम्म। वो ऑल्दो जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है कि आप सिविक फैसिलिटीज को नहीं नहीं करते टारगेट। हमें भी यही सिखाया गया था कि आपने ऐसी जगहों को नहीं टारगेट करना जो आम लोगों के इस्तेमाल में हो। अगर इसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया तो फिर तो जाहिर है ईरान के पास बहुत कुछ खोने को है। मिलिट्री एक्शंस बहुत खौफनाक हो सकता है। लेकिन एक और इसमें से शायद एक शक का पहलू ये निकलता है कि वो मुज़ाकरात के लिए भी ऐसी टैक्टिक्स यूज की जाती हैं, जब आपको पता लगे कि मुज़ाकरात बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और हम नेगोशिएशन की जा रहे हैं, तो जो मुखालिफ समत अगर वो आपको रिलैक्सेशन या कंसेशन वो ना दे रही हो जो आप चाहते हैं, तो फिर आप एक ऐसी खौफनाक या भयानक तस्वीर दिखाते हैं दुश्मन को हम्म। अपनी सलाहियत की और उनकी तबाही की, कि वो कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार हो जाते हैं आमतौर पर। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ये नेगोशिएशन टैक्टिक्स का ही हिस्सा हो। जो दूसरा आपने मौजू छेड़ा है कि सऊदी अरब पर जो हमला किया गया, वो बहुत अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत भी है। चाहे एक एस्केलेशन बढ़ाना ईरान के इस वक्त फेवर में नहीं है, कि ईरान ने पहले ही मिडल ईस्ट के मुल्क जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे थे वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेशन को, हम्म। वहां तक अपने आप को एथिकली समझा था कि उनको, क्योंकि वहां से एफर्ट जनरेट हो रही है, चाहे वो फाइटर जहाज हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे नेवल बेस हो, तो उनको वो लेजिटिमेट समझकर टारगेट करता रहा है ईरान। हम्म। लेकिन मेरा ख्याल है ये मौका जहां सऊदी अरब के लिए, हमारे लिए सबसे जाहिर है मोहतरम स्टेट की है, एक मुल्क ऐसा है जिसके इमोशनल कनेक्शन भी है हमारे सारी दुनिया के साथ, तो उसकी ऑयल तनसीबात को टारगेट करना एक नए डिग्री ऑफ, जिसको कहते हैं एस्केलेशन पे चले जाएंगे सारे, और उसको फिर रोकना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। खासतौर पर
सऊदी अरब की लोगों और आर्म फोर्सेस को ये कंट्रोल करना और अपने आप को रिफ्रेन करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा कि उनकी सॉवरेनिटी को बियॉन्ड ऑब्वियसली जो बेसिस हैं उन पर अगर हमला हुआ है तो फिर एक एलिमेंट ऑफ जस्टिफिकेशन या लेजिटिमेसी सऊदी अरब भी महसूस करेगा कि वो भी एक लेजिटिमेट टारगेट समझता है कि हिट बैक करना। लेकिन वो सबसे ज्यादा खौफनाक और जिसको कहते हैं तबाहकुन सूरत हाल होगी कि दो मुसलमान ममालिक आपस में नबरदाश्त हो जाए। अब तक बहुत रिफ्रेन किया सऊदी अरब ने, ये बहुत काबिल तारीफ बात है। लेकिन इस तरह के हमले प्रोवोक करने के लिए ऑब्वियसली एक ट्रिगर कर सकते हैं जो जाहिर है सबसे ज्यादा शायद इजराइल के हक में जाएंगे कि वो खुश होगा तो मुसलमान ममालिक आपस में लड़ते। वो तो यही चाहता था और उसके मकासद बज़ाहिर लग रहे हैं कि पूरे ही हो रहे हैं। और जो धमकी के आज रात एक पूरी तहजीब ख़त्म हो जाएगी, ट्रम्प साहब की डेडलाइन भी ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी है। तो बतौर एक प्रोफेशनल आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाता है तो क्या ईरान का डिफेंस सिस्टम इन जदीद तरीन अमेरिकी सैलित तैयारों को रोकने की सलाहियत रखता है? देखिए शजिया, पहली तो जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि ये एथिकल नहीं होता सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मारना। और दूसरी बात है कि उन्होंने कोई वीडियो रिलीज की 2 दिन पहले, उन्होंने ब्रिजेस नॉकआउट किए और पुलों को तबाह किया। इसमें मैं कोई बहादुरी नहीं गिनता। वो इस वजह से कि दुनिया की सबसे कमजोर एयरफोर्स अगर इस तरह के माहौल में जाए जहां ऑलमोस्ट एयर का उसका कंट्रोल हो और उसकी फेवरेबल सिचुएशन हो, उसके हक में हो, और जाके किसी ब्रिज को नॉकआउट कर लेना कोई बहादुरी नहीं होती, क्योंकि ये टैक्टिकल विन होती है या एक टैक्टिकल फतह होती है। अमेरिका जैसे मुल्क को स्ट्रेटेजिक विन्स के लिए जाना चाहिए अगर वो जंग लड़ता है। मैं फेवर नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं। उनको स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात करनी चाहिए, उनको वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करनी चाहिए, उनको ये बात करनी चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स या उन्होंने क्रूज मिसाइल की जो बात की थी वो कहां तक पहुंची है। लेकिन अगर आप इस तरह के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू कर देते हैं तो, और प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा शख्स जो जाहिर है बहुत ज्यादा बयानात देते आए हैं अपनी पावर, जोम, मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिथ, तो मेरा ख्याल है उनको सूट नहीं करता और उसको सपोर्ट भी नहीं करता। इस तरह के टैक्टिकल विन्स या अचीवमेंट जो होती हैं ये वक्ती तौर पर आपको खुश कर सकती हैं, एक नैरेटिव आपकी लोगों के लिए बना सकते हैं कि हम ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे जैसे जो ऐसे तजिया नगार जो एथिक्स मोरालिटी सारी उम्र पढ़ते रहे और सर्विस में रहते हुए, मैं एज ए फॉर्मर फाइटर पायलट, हमें पढ़ाया जाता था, इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ाया जाता था, एविएशन लॉ भी पढ़ाया जाता था, तो ये एथिक्स और मोरालिटी मेरा ख्याल है मेंटेन रहे तो जंग बेहतर ऑब्वियसली शायद नोट पर खत्म हो। अगर ये डायमेंशन शुरू हो गई फिर तो 815 के करीब वाटर डेसिलिनेशन प्लांट मिडल ईस्ट के ममालिक में जीसीसी के जस्ट अक्रॉस स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बने हुए हैं अलोंग द कोस्ट। वो 815 की बिजली होती है, सप्लाई होती है। अगर ईरान ने उनको तबाह करना शुरू कर दिया तो देखिए इन ममालिक जीसीसी को पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। 815 डिसलिनेशन प्लांट मुख्तलिफ ममालिक को, कतर को, कुवैत को, ओमान को, सऊदी अरब को, सबको बिजली से पंप करते हैं वो पानी जो समंदर से साफ होता है। और इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। 70% सऊदी अरब की है, ओमान की 85% है, कुवैत की 90% इस पानी पर डिपेंडेंसी है। तो इन मुल्कों के पास सिर्फ स्टॉक करने की सलाहियत भी सिर्फ 4 से 7 दिन की है। तो अब इमेजिन करें कि अगर ईरान हिटबैक करे और ऐसे पावर जनरेशन को टारगेट करना शुरू कर दे जहां से ये पंपिंग बंद हो जाए पानी की, साफ पानी की, तो लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाएगी। बिजनेस तो छोड़े, मिलिट्री तो छोड़े, बिजनेस आम और आम शहरियों की जिंदगी बहुत अजीरन हो जाएगी इन मुल्कों में।